हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्लांट। चलिए आज हम लोग पोइट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर फायर हिम को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला का जन्म 1937 में हुआ था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। द रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड 1984। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है डियर कि के.की.एन. दारूवाला जो है साहित्य एकेडमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड दोनों ही अवार्ड जो है प्राप्त किए थे 1984 ईस्वी में। के.की.एन. दारूवाला इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस। के.की.एन. दारूवाला एक परिदृश्य कवि हैं जो अक्सर उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो उनके सामने घटता है, इसीलिए इसे लैंडस्केप पोएट भी कहा जाता है। के.की.एन. दारूवाला इज अ वेल नोन एज राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। के.की.एन. दारूवाला मशहूर हैं, जाने जाते हैं लघु कथा लेखक के रूप में। लघु कथा यानी कि जो छोटे कथा जो छोटे कहानीकार होते हैं, जो लघु कथाओं को लिखते हैं, उसे हम लोग शॉर्ट स्टोरीज राइटर कहते हैं। तो यह एक शॉर्ट स्टोरीज राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसकी जो पोइट्री होती है, हिज पोइट्री इज इन हिज ऑन वर्ड्स। इसकी जो कविताएं होती है वो सारी की सारी कविताएं इसके अपने ही शब्दों में होती है। और अ टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। और इनकी जितने भी संकलन होते हैं, इनकी जितनी भी कविताएं होती है, वो पूरी तरह से अपनी जो प्रतिक्रियाएं देती है विषय वस्तुओं का, वो प्रतिक्रियाएं देते हैं प्रभाव संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है ही क्लेम्स हिज पोएम्स टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थी। और वह दावा करते हैं, ही क्लेम्स मतलब होता है डियर दावा करना। तो वह दावा करते हैं हिज पोएम्स अपने कविताओं को लेकर के कि उनकी जो कविताएं होती है वह रूरल लैंडस्केप पे होती है। रूरल मतलब ग्रामीण परिवेश में होती है। तो वो जब भी कविताओं को लिखते हैं तो ऐसे भी जो है ग्रामीण परिवेशों को के बारे में लिखते हैं। जो भी घटनाएं घटती हैं गांव सब में, समाज में, उनके बारे में ये लिखते हैं। तो वही कहते हैं कि ये रूरल लैंडस्केप ग्रामीण परिवेश को लेकर के लिखते हैं। और इनकी जितनी भी सारी कविताएं होती है हैंस अर्थी मतलब चूंकि वो अर्थी होते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं, वह वास्तविक रूप में मतलब जो है जो भी घटनाएं घटती है, ठीक है, वो जमीनी स्तर से लिखते हैं उन्हें। कहते हैं क्या, ही सन्स सॉफ्टिकेशंस। वह अपने मतलब सन्स मतलब यहाँ पर होता है बचना, और सॉफ्टिकेशंस मतलब होता है मिलावट। तो वह बचते हैं मिलावट से। मिलावट का कहने का अर्थ यहाँ पर यह है डियर कि वह जो है फालतू की चीज़ें जो है नहीं डालते हैं अपनी कविताओं में। तो वही उसी चीज़ों से बचते हैं। वो जैसा होता है, जिस तरह से वो देखते हैं, उसी तरह का वो लिखते हैं। इसीलिए इस यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ही सन्स सॉफ्टिकेशंस, वह जो है सॉफ्टिकेशन से बचते हैं। एज ही थिंक्स दैट इज, जैसा कि वह कहते हैं, जैसा कि वह सोचते हैं, या फिर जैसा कि वह कहते हैं कि वाइल एडिंग ग्लॉस, जब ऐड किया जाता है ग्लॉस को, चमक डाला जाता है कविताओं में, मतलब जो उन्होंने जो कहा था कि मैं अपने कविताओं में इन तरह के मिलावट से बचता हूँ, तो उनका कहना है कि वाइल एडिंग ग्लॉस, जब भी मैं ग्लॉस डालने की कोशिश करता हूँ तो टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ड्स। तो जो पावर ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा कविता। तो जो पावर ऑफ वर्ड्स है, कविता का जो शक्ति है वह छिन्न हो जाती है, वह मतलब जो है ना दूर चली जाती है। वह जो है दिखने में या सुनने में जो होता है वह ठीक नहीं लगता है। तो आगे समझते हैं। कहता है द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव। और इनकी जो कविताओं का विषय होता है, इनके जो कविताओं का थीम होता है वह होता है लव पर, डेथ पर, डोमिनेशन पर, साइनिज्म पर, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी पर एंड वायलेंस पर। तो ध्यान से समझिएगा, इनकी जो कविताएं होती है वो होती है लव पर, प्रेम, प्यार, स्नेह। डेथ मृत्यु पर होती है। डोमिनेशन जो प्रभुत्व, डोमिनेशन मतलब होता है प्रभुत्व, ठीक है, तो डोमिनेशन पर होती है। साइनिज्म मतलब आप समझते ही हैं, साइनिज्म मतलब संकुवाद होता है, संकुवाद पर भी होती है। प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज की जो दुर्दशा है उनके ऊपर इनकी कविताएं होती है। एंड वायलेंस, और हिंसा पर होती है। और हिंसा आप समझ रहे हैं, मार काट जो भी होता है उनके ऊपर जो है इनकी कविताएं होती है। अब बात करते हैं, यह लिखते हैं ही राइट्स विद इंटेंसिटी एंड विगोर। वह लिखते हैं
इंटेंसिटी पूरी तीव्रता के साथ, एंड विगोर, विगोर मतलब क्या होता है, विगोर मतलब होता है पूरा जो है ताकत के साथ, इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, मतलब जब भी अपनी कविताओं का रचना करते हैं तो अपने रचनाओं में अपनी इंटेंसिटी पूरे लगा देते हैं, पूरी विगड़ लगा देते हैं, पूरी तीव्रता पूरी ताकत लगाते हैं अपनी पोएटिक क्रिएशन में, मतलब अपनी कविताओं के रचनाओं में। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, चूंकि यह एक पुलिस सर्विस में भी रह चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि यह एक आईपीएस भी रह चुके हैं, तो इसीलिए जो है यह वायलेंस को अनएवॉइडेबल नहीं करते हैं। यहाँ पर साफ लिखा हुआ वायलेंस इज अनएवॉइडेबल, और आपको पता ही है कि पुलिस सर्विस में तो अक्सर जो है ये वायलेंस होता ही है, मार काट जो ये सब लगा ही रहता है, तो उनसे बच पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी पुलिस वाले का जो काम होता है वो उनका निदान करना होता है कि जहाँ पर हिंसा हो रही उसको रोकने का काम होता है पुलिस वाले का। तो ऐसे भी ये जो है वायलेंस को अनएवॉइड करना, मतलब जो है इससे बच पाना, अवॉइड मतलब ऐसे भी होता है बचना, तो अवॉइड कर पाना ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अपनी कविताओं में जो है उनका जिक्र करते हैं और उसे अपनी कविताओं में शामिल करते हैं। तो वायलेंस इज अनएवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, इनकी कविताओं में भी जो वायलेंस है वह उसे नहीं रोकते हैं, मतलब वो अपनी कविताओं में जरूर दर्शाते हैं। अब मैं इनकी कविताओं की बात करता हूँ। हिज इम्पोर्टेंट ऑफ वर्स इंक्लूड अंडर ओरियन, जो कि 1970 में लिखी गई है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो फेमस कलेक्शंस हैं, तो उनमें शामिल है अंडर ओरियन जो 1970 में लिखी गई है, एब्रेशन इन अप्रैल जो कि 1971 में लिखी गई है, प्रकाशित भी हुई है, और एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स 1976 में प्रकाशित की गई है। ये सारी की सारी कविताएं जो है इनकी है। तो आप जो है अभी तो हम लोगों ने देखा कि केके अंदारूवाला का जो है इंट्रोडक्शन था, मतलब पोएट इंट्रोडक्शन था, कि केके अंदारूवाला के जीवन में जो जो घटनाएं हुई है, उन्होंने किस प्रकार से जो है अपनी कविताओं को लिखा है, उनके बारे में भी था कुछ। तो अब चलते हैं हम लोग कविता के ऊपर। चलिए अब हम लोग आ गए हैं फायर हिम की कविता के ऊपर। तो हम लोग एक एक करके फायर हिम की जो कविता है हम लोग उसे देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। कहता है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पेसर्स बाय एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बॉन्स। ध्यान से समझिएगा डियर, यहाँ पर कहता है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस। अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं या फिर जिस कविता जिस शैली में लिखी गई है, अगर आपको मैं उस शैली में बताने की कोशिश करूं तो ये और भी आसान, और ये तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लिखने का तरीका है उसमें और जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबसे पहले जो है इनका लिखने का तरीका को जानते हैं। कहता है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, मतलब जलते हुए घाट बिखेर रहे थे चमक, एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट फ्राइटेंड पेसर्स बाय, और भटकते हुए भूतों का प्रकाश डरा रहा था राहगीरों को। राहगीरों मतलब होता है पथिक, यानी कि पेसर्स बाय मतलब होता है पथिक, मतलब उस रास्ते से चलने वाला, गुजरने वाला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पेसर्स बाय। एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, कहते हैं जैसे जैसे चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर रहा था हड्डियों में। कहने का मतलब यहाँ पर ये डियर है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, जो बर्निंग घाट है मतलब जो शमशान घाट होता है जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है उसे हम लोग बर्निंग घाट कहते हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि इरप्टेड मतलब होता है बाहर की ओर निकलना, और फॉस्फोरेंस मतलब होता है ये जो आप देख रहे हो फॉस्फोरेंस मतलब होता है, या फॉस्फोरेंस मतलब होता है रोशनी निकलना, रोशनी मतलब जो धीमी गति से निकलती हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब पूरी तरह से जल जाता है, या फिर जब क्या बोलते हैं आग जो है ख़त्म होने को रहता है, जो उनकी लपेटें होती है वो जब ख़त्म होने के रहता है, तो वहाँ पर से देखते हैं वो चिंगारी जैसा जलता है, तो सिर्फ और सिर्फ लकड़ी में जो है ना चिंगारी बच जाता है। तो वही कहता है द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस, जो बर्निंग घाट है वो फॉस्फोरेंस को इरप्टेड कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट मतलब क्या हो गया, मतलब वो जो है घोस्ट जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत पिशाच जो भी होते हैं वो वॉन्डरिंग कर रहे हैं, वॉन्डरिंग मतलब भटक रहे हैं, लाइट्स उन लाइट्स में,
मतलब कौन से लाइट्स में, जो फॉस्फोरेंस का लाइट्स है, जो प्रकाश है, फॉस्फोरेंस जिसकी बात कर रहे थे, जो बाहर की ओर आ रहा था बर्निंग घाट पर, उसमें जो है ना घोस्ट जो है, भूत पिचास, वो क्या कर रहे हैं, टहल रहे हैं, भटक रहे हैं, ठीक है ना, उनके प्रकाश में। फ्राइटेंड पेसर्स बाय, फ्राइटेंड पेसर्स बाय मतलब क्या हो गया, जो पथिक है, जो उस रास्ते से चल रहे हैं, वह डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब कहता है एज मून लाइट स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, एज मून लाइट मतलब जो चंद्रमा का जो प्रकाश है, मतलब चांदनी, स्कटल्ड अमोंग द बोन्स, स्कटल्ड अमोंग द बोन्स मतलब क्या हो गया, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। स्कटल्ड मतलब क्या हो गया, प्रवेश मतलब प्रवेश करना, एमोंग द बोन्स हड्डियों के बीचों बीच, मतलब हड्डियों के बीच में जब स्कटल्ड जो है, मून लाइट जो है वह क्या करता है, स्कटल्ड होता है, मतलब उसके बीचों बीच समाता है, तो और भी ज़्यादा रोशनी उत्पन्न होती है, जिससे जो पेसर्स हैं, पथिक जो हैं, पेसर्स बाय, वो और भी ज़्यादा डरते हैं। अब बात करते हैं आगे, आगे क्या कहता है, कहता है वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल। यहाँ तक रुकना है क्योंकि कोमा लगा हुआ है, समझते हैं थोड़ा सा। कहता है एक बार की बात है, ऐसे मगर मैं इसे और कविता की भाषा में समझाना चाहूँ तो आप इसे कहते हैं, एक बार प्रातः सुबह नदी के किनारे टहलते हुए, जो कि एक घाट भी था, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, हम लोगों ने देखा अंगारों को अपनी क्रूर लाली को गंवाते हुए, टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज ऑल, और भूरे राख के रूप में जो सबको निगल जाती है। तो अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो कहता है वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, वंस स्ट्रोलिंग, वंस मतलब होता है एक बार, स्ट्रोलिंग मतलब होता है टहलना या भटकना। तो एक बार टहलने के लिए, यानी मतलब जो है टहलने के लिए, एट डाउन, डाउन मतलब सवेरे, भोर जिसको कहते हैं, टहलने के लिए निकले थे। कैसे, मतलब सवेरे सवेरे, भोरे भोरे, भोरे में, जैसे हम लोग भी निकलते हैं सवेरे सवेरे घूमने फिरने के लिए। तो अब वही कहता है कि स्ट्रॉलिंग एट डॉन, सवेरे निकले, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, पास्ट रिवर बैंक एंड घाट मतलब क्या हो गया, नदी के किनारे, नदी के किनारे और घाट पर, ठीक है जी। मतलब ये हो गया कि सवेरे सवेरे हम लोग जो है टहलने के लिए निकले, हम लोग कौन, मतलब जो है उनके पिता, उसके इसके पिता भी थे इनके साथ में, तो दोनों जो है निकले टहलने के लिए। तो टहलते टहलते कहाँ पहुँच गए, नदी के किनारे घाट पर। तो वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा, कि हम लोगों ने देखा कि जो क्रूएल रेडनेस है, ठीक है जी, मतलब वी सॉ एम्बर्स, सॉरी, वी सॉ एम्बर्स मतलब हम लोगों ने एम्बर्स को देखा, हम लोगों ने देखा कि अंगारा जो है, अंगारा लूजिंग देयर क्रूएल रेडनेस, अपनी क्रूरता रूपी लाली को गंवा रहा है, मतलब क्रूरता यानी गुस्सा, यानी वो अपनी जो है ना गुस्सा को, जो है ना लाली, गुस्सा नुमा लाली जो है ना, उसकी जो लाली है वो गुस्सेपन से है, गुस्सा मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर है, ठीक है ना, उसमें कोई दया माया नहीं है, वह उसे गवा रहा है, वो उसे छोड़ रहा है। और कहता है टू द ग्रे एस दैट स्वेलोज, और जो भूरे राख हैं, ग्रे एस मतलब भूरे राख, ये जो आप देख रहे हैं ग्रे एस, इसका मतलब होता है भूरे राख, भूरे राख जो है ना, दैट स्वेलोज ऑल मतलब जो सबको निगल जा रहा है, मतलब वो किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है ना, वह सबको निगल जा रहा है। तो वो उसकी जो क्रूर वाली लालीनुमा है, गुस्से वाली जो लालीनुमा है, ठीक है ना, उनकी जो चिंगारियां हैं वह क्या कर रही है, वह सभी चीज़ को निगल जा रहा है, वह और वह क्या बन जा रहा है, भूरा राख बन जा रहा है। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं, कहता है हाफ कुकड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, कहता है हाफ कुकड लिम्स, आधे जले हुए जो हाथ पाँव हैं, हाथ पाँव मतलब जो शरीर होता है, अंग जो होता है उसे हाथ पाँव भी बोलते हैं, लिम्स मतलब हाथ पाँव भी बोला जाता है। तो आधे जले हुए जो हाथ पाँव हैं, ठीक है, या फिर शरीर जो है, गवाह बनते हुए आग की इस आईआईसी का, डिबॉचरी मतलब ऐसे आईआईसी भी बोल सकते हैं, और डिबॉचरी मतलब जो है अनैतिक व्यवहार भी होता है, ठीक है, जैसे इमोरल बिहेवियर जिसे हम लोग कहते हैं। और बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वर्ड मीनिंग, तो वहाँ पर भी देखेंगे डिबॉचरी मतलब इमोरल बिहेवियर दिया हुआ है। तो बोर विटनेस टू द फायर्स डिबॉचरी, तो अब कहता है कि जो हाफ कुकड लिम्स है ना, वो क्या है, बोर विटनेस, ये आग जो अनैतिक व्यवहार कर रहा है उनके साथ, ठीक है ना, वो तो उसका गवाह है कि वो तो मैं देख रहा हूँ साफ साफ कि जो है आधा जला जो है छोड़ रहा है। जबकि आग का काम क्या होता है कि पूरी तरह से जला देना। आप सभी को मालूम होगा कि आग अगर किसी चीज़ में लग जाता है तो वह यह नहीं सोचता है कि यह अच्छा चीज़ है या खराब चीज़ है, एक साथ सबको खत्म कर देता है। तो वही कहता है कि बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोचरी,
ठीक है ना, हाफ कुक्ड लिम्स बोर विटनेस टू द फायर्स डिबोचरी। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि जो फायर्स है वो क्या कर रहा है, वह ना अनैतिक व्यवहार कर रहा है। हाफ कुक्ड लिम्स, ये तो आधा पका छोड़ रहा है, आधा शरीर को जो आधा अंग को जो है ना अधपका छोड़ रहा है, ये तो गवाह बन रहा है, ये तो साफ साफ गवाह मुझे नजर आ रहा है। फिर कहता है कि माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स। मेरे पिता ने कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि यू सी दोज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, क्या तुमने उस अधजले उंगलियों को देखा, क्या तुमने उस अधजले उंगलियों को देखा। तो अब देखिएगा यहाँ पर डियर क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। फिर कहता है, यहाँ पर कहते हैं कि एंड बोन स्टफ्स, और क्या कहते हैं, एंड बोन स्टफ्स, और हड्डी के टुकड़ों को, और क्या कहते हैं, और कहते हैं कि हड्डी के टुकड़ों को, ये एंड बोन स्टफ्स, स्टफ्स मतलब होता है हड्डी का टुकड़ा या अवशेष जो कि बच जाता है, और जलने के बाद जो बच जाता है उसे कहते हैं बोन स्टफ्स, मतलब हड्डी का टुकड़ा जो जलने के बाद अवशेष जो बच जाता है उसे कहते हैं बोन स्टफ्स। तो एंड बोन स्टफ्स, और उन हड्डियों के टुकड़ों को तुमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो अधजला रह गया है। तब कहते हैं द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डैड, है ना, मतलब एक तरह से एक्सक्लामेशन के साथ को कहते हैं, एक दुख जताते हुए कहते हैं। एक्सक्लामेशन तो पता ही है, विस्मय होता है ना, मतलब दुख जताने वाला शब्द होता है। ऐसे भी द फायर्स एट टाइम्स फॉरगेट्स डैड, आग जो है ना, आग आग कभी कभी अपने मृत को भूल जाता है। एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डैड, आग जो है कभी कभी अपने मृतकों को अपनी जो मृतक है उसे भूल जाता है। अ जोरोस्ट्रियन आई, अब क्या कहते हैं, अ जोरोस्ट्रियन आई, कहते हैं कि मैं एक जोरोस्ट्रियन हूँ, मैं क्या हूँ, एक पारसी हूँ। और एक पारसी धर्म में क्या होता है कि पारसी धर्म में आग को पवित्र माना जाता है। तो वह क्या करते हैं, कभी भी किसी को भी जलाते नहीं हैं। तो ना तो वह जलाते हैं ना तो वह दफनाते हैं। वो क्या करते हैं, एक साइलेंस टावर होता है, ठीक है, वो टावर ऑफ साइलेंस, उसमें जा करके उसे डाल देते हैं और जो है चील कौवे आते हैं और उसे खा जाते हैं। तो वही कहता है कि यहाँ पर मैं तो एक जोरोस्ट्रियन हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंज्ड, मेरे बच्चे ने फिंगर्स क्लिंज्ड, मतलब वो जो कवि है वो बहुत छोटा है, तो वह जो है फिंगर्स को कस करके जो है ना वो मुट्ठी बांध लेता है, अपनी उंगलियों को मुट्ठी बांध लेता है। इनटू अ लिटिल नॉट पेन, उनका कहना होता है मैंने उंगलियों को बांध लिया, इनटू अ लिटिल नॉट पेन, अपने, हालांकि उसमें दर्द भी हुआ, थोड़ा दर्द भी हुआ, लेकिन मैंने जो है ना क्या किया, कसकसा के मतलब जो है ना अपनी उंगलियों को बांध लिया। कहता आई सॉर टू सेव फायर, और मैंने कसम खाया कि मैं आग को बचाऊंगा, ठीक है ना, आग से बचूंगा नहीं, आग को बचाऊंगा। फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस भुलक्कड़पन के पाप से, ये जो भूल कर रही है, ठीक है ना, इस भुलक्कड़पन के पाप से इसे बचाऊंगा। अब क्या कहता है, मैंने आग को बचाने का कसम खा लिया, आई सॉर टू सेव फायर, तो उसने क्या कर लिया, आग को बचाने का कसम खा लिया। और जो है उसने क्या कहा, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस भुलक्कड़पन के पाप से। अब क्या कहता है, ध्यान देंगे, कहता है इट नेवर फॉरगॉट, ध्यान दीजिए, कहता है इट नेवर फॉरगॉट, मतलब यह कभी नहीं भूला जा सकता, मतलब यह कभी भूलने योग्य है ही नहीं। एंड 20 ईयर्स सिंस, आज से 20 साल पहले, और मतलब इसके 20 वर्ष बाद भी यहाँ पर कहना चाहता है, लेकिन आज से 20 वर्ष पहले, एज आई कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, मैंने भी अपने प्रथम बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। मैंने भी अपने प्रथम बच्चे को किसके हवाले कर दिया था, आग के हवाले किया था। तो ऐसा क्यों किया था, आगे इसका जो है दिया हुआ है कि इसने ऐसी गलती क्यों की थी। तो इनका कहना होता है क्योंकि इन्होंने द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जोरोस्ट्रियन है, और जोरोस्ट्रियन धर्म में ये देखा जाता है कि न तो जलाया जाता है न तो दफनाया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस होता है, उसमें जाकर के डाल दिया जाता है। तो वहीं पर देखिए इन्होंने ऐसी गलती क्यों की थी, इन्होंने अपने बच्चे को 20 साल पहले क्यों आग के हवाले किया था। तो वो कह रहा है द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, सबसे नज़दीकी जो टावर ऑफ साइलेंस है वह भी कितने 1000 माइल्स दूर था। इस वजह से उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे को आग के हवाले किया था। तो इस बात को लेकर के जो है ना, मतलब ये जो करीब, मतलब ये शांति का जो स्तंभ होता है जिसे हम लोग टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं, ठीक है ना, वह भी हजारों मील दूर पर था। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था, अपने प्रथम बच्चे को ठीक है आग के हवाले कर दिया था। तो इसीलिए आग ने भी, आग की जो गीत है, चूंकि हम लोग जो द फायर हिम पढ़ रहे हैं, तो आग की जो गीत है तो उनसे कहता है, क्या कहता है, द फायर हिम सेड टू मी, आग मुझसे बोलती है या आग मुझसे कहती है, यू स्टैंड फॉरगिवन,
जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता है, मतलब जाओ तुम्हें माफ़ करती हूँ, इस तरह से आगे से कहता है ब्रोकन, क्या कहते हैं कवि, टूटा हुआ, ब्रोकन टूटा हुआ, अपने शब्दों में कहता है कि मैं तो येट रेबिलियस, मतलब मैं तो धर्म विरोधी हूँ, मैं तो धर्म विरोधी भी था, मतलब मैं तो बागी हूँ, मैं तो इन नियमों को मानने से, मैं तो इस नियमों को भी नहीं माना, ठीक है ना। आई सॉर दिस टाइम, मैं इसी समय कसम खाता हूँ, है ना, मैं वो मतलब वो मानने वाला नहीं था, उन्होंने फिर दोबारा से कसम खाया कि मैं जो है ना फिर से कसम खाता हूँ, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, इसे मतलब जो है उन्होंने कसम खा लिया और कहा इसे माफ़ी के पाप से बचाने की, मतलब उन्होंने टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग, मतलब इसे माफ़ी के पाप से बचाने की, मतलब आज के बाद मैं फिर से कसम खाता हूँ कि मैं जो है ये पाप होने से बचाऊंगा, मतलब आने वाला जो जनरेशन है मैं ऐसा उसे नहीं करने दूंगा, ठीक है ना, इसलिए मतलब ऐसा कसम उन्होंने खाया। ठीक है गाइस, तो अभी जो है हम लोगों ने इतना ही जाना, ये कविता था, हम लोगों ने पूरी कविता को पढ़ा, तो उसके बाद जो है हमारे सामने आ जाता है कुछ ट्रू और फॉल्स वाला कुछ सेंटेंस, उन सेंटेंस को भी बना लेंगे हम लोग, ये बहुत ही आसान है, ये अपने से करके देखेंगे। उसके बाद फिर जो आता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, ठीक है, कुछ क्या होता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम, कविता के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करना है आपको। तो इसे जो है आप पढ़ करके किताब से भी आप बना सकते हैं, या फिर आपने जो लाइन बाय लाइन पढ़ा तो उसके माध्यम से भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।